क्लास रिकॉर्डिंग पर हम चलते हैं, तो हमारी क्लास को रिकॉर्ड करें। ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये हम अपने लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। शेयर स्क्रीन पर जाएंगे हम। आप सभी का सिद्धांत पुरोगमन की कक्षा में और केतकी ग्रह गणितम की कक्षा में स्वागत है। हम ईपीजी पाठशाला में जाएंगे। इनक्लेव नेट सेंटर की जो ईपीजी पाठशाला है, पाठशाला में ज्योतिष गणित के पाठ्यक्रम पर जाकर के मैं केतकी ग्रह गणितम को देख रहा हूँ। और उसका जो पहला ही पाठ है, ग्रंथ परिचय और ऐतिहासिक परिचय, इसको हम देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि केतकी ग्रह गणितम को हम पढ़ने जा रहे हैं, और केतकी ग्रह गणितम को हमें किस प्रकार से जानना है, इसका विस्तार से वर्णन इस पाठ में प्राप्त होगा। आज कुछ टेक्निकल समस्या है, मेरी बात रिपीट हो रही है, मुझे वापस सुनाई दे रही है। आप लोगों को सिंगल सुनाई दे रही है मेरी आवाज या डबल? ओके। हेलो। नहीं हो रहा है। हाँ वही है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, आपको सिंगल सुनाई देती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं कि पाठ से क्या लाभ होगा हमें। तो जो उसके उद्देश्य हैं उसमें कहा गया है, ग्रंथकार से परिचयो ज्ञाने दक्षा भविष्यति। सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि पेड़ को जानने में दक्ष होंगे। दूसरा जो परिचय है वो यह है कि है वही वही समस्या हो रही है, इसको जाने क्यों हो रहा है ये। अभी भी वही हो रहा है क्या? इको क्यों हो रहा है? अभी और हो रहा है क्या? विवेक, मुझे मुझे सुनाई दे रहा है इको। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको मैं व्यवस्थित। क्लास रिकॉर्डिंग को हमने फिर से रिकॉर्डिंग मोड में डाला है, और अब हम स्क्रीन शेयर के माध्यम से इसे फिर से शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ से इसे ले रहे हैं। तो जो पाठ का परिचय यहाँ बताया गया है, इसमें सबसे पहला उद्देश्य है पाठ का कि आप ग्रंथ कार्य के परिचय को जान सकेंगे, ग्रंथ के परिचय में आप निपुण होंगे, ग्रंथ करणे को हेतुर नाम प्रयोजन संसाधने कुशलो भविष्यति। ग्रंथ को लिखने के पीछे ग्रंथकार का क्या प्रयोजन था, इसके साधन करने में भी आप जो है सक्षम हो सकेंगे। ग्रंथस्यास्य ऐतिहासिक वैशिष्ट्यमिति पंचांग शोधन प्रकारः इति ज्ञाने दक्षताम आगमिष्यति ज्ञायते। ग्रंथ के लिखने के पीछे ऐतिहासिक विशेषता क्या रही और पंचांग शोधन का प्रकार क्या रहा, इसके ज्ञान में भी आप सक्षम हो सकते। पाठ परिचय। घट इव निजमूर्तिश्छायैवातपस्थेति भास्कराचार्योक्त अन्यान्येन यथा रविकिरण संगमात् तदितरदिश्युत्पन्नस्य घटस्य छायायाः घटेन सह सर्वतो भावेन एककालावच्छिन्न अनुभग्नत्व संबंधो भवति, तथैव ग्रंथेन सह ग्रंथकारस्यापि संबंधो सर्वातिशयेन
अविच्छिन्नतया भाव्यम। उदाहरण के साथ में ये बता रहे हैं कि जैसे भास्कराचार्य ने ग्रहण के लिए एक बहुत सुंदर प्रयोग किया। उन्होंने क्या प्रयोग किया? घट इव निज मूर्ति छायई वातपस्था। कि धूप में यदि हम घड़े को रख देते हैं तो घड़े रखे धूप में रखे हुए घड़े के साथ क्या होता है कि एक पक्ष से सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो दूसरे पक्ष में उस घड़े की छाया निकलती है, उस घड़े की छाया बनती है। तो एक पक्ष तो सूर्य की किरणों से प्रकाशित होता है, प्रकाशमान दिखता है, और दूसरे पक्ष में उसकी छाया निकलने के कारण उस छाया का आधा हिस्सा घड़े के ऊपर है और कुछ हिस्सा उसका पृथ्वी पर दिखाई देता है। तो ये जो है ग्रहण को जानने के पीछे का हेतु है, कारण है। इसमें विशेषता क्या है? इसमें विशेषता यह है कि यद्यपि वो छाया उस घट की है, लेकिन उस घट पर पड़ने वाली छाया का हेतु कौन है? तो वो सूर्य का प्रकाश दूसरे पक्ष में पड़ने वाला। माइक फिर से किसी ने ऑन किया। तो दूसरे पक्ष में पड़ने वाला जो प्रकाश है, यदि वो प्रकाश न पड़े तो घट की छाया ही उत्पन्न ना हो, और छाया उत्पन्न ना हो तो हमें ग्रहण के भाव का ज्ञान नहीं हो सकता। अर्थात सूर्य का प्रकाश और घट से उत्पन्न होने वाली छाया दोनों में परस्पर तादात्म्य है, परस्पर अंतः संबंध है। यद्यपि दोनों विपरीत पदार्थ हैं कि जहां जहां प्रकाश पहुंचेगा वहां वहां छाया समाप्त हो जाएगी, और जहां जहां छाया होगी उसके ठीक विपरीत भाग में प्रकाश होगा, लेकिन दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार किसी भी ग्रंथ से उस ग्रंथकार का भी जुड़ाव होता है कि ग्रंथकार एक एक पक्ष को प्रकाशित करते हुए आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। तो इसी प्रकार का संबंध इस ग्रंथ के साथ में ग्रंथकारों का भी है। अब इसमें जो मूल बात है उसे हम समझ लें। पारिभाषिक पद, इससे संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिन्हें हमें जान लेना चाहिए। आप देख रहे हैं करणम, बीजम, अयनांशः, मूलांकः, ज्योतिषम। यह एक पद्धति है बताने की, विषय को अभिव्यक्त करने की। सबसे पहले उन्होंने लिखा है करणम। करण क्या चीज है? तो वर्तमान शक मध्ये नामकोप्याधार शकाब्दम कल्पयित्वा अभीष्ट दिनादारभ्यैव इष्ट शकाब्दम यावत् सौर चांद्र सावन मानानि अवगम्य सौर सावन गताहर्गणात् मध्यमादीनां ज्ञात्वा यत् कर्मोच्यते तत्करणम। इन्होंने इसको बहुत ज्यादा परिभाषित कर दिया है। सीधा सा अर्थ यह है कि करण किसे कहते हैं? तो करण का अर्थ हुआ कि हम वर्तमान शकाब्द से और जो ग्रंथकार के समय का शकाब्द है निर्धारित, उन दोनों शकाब्दों के मध्य में संस्कार करते हुए अभीष्ट दिन के ग्रहों का साधन करें, उस पद्धति को ही हम करण कहते हैं। समझ आई बात? यानी कि आज के शकाब्द से और जिस समय ग्रंथकार ने कहा है उस शकाब्द के बीच का संस्कार करते हुए जिस दिन की हमें इच्छा है ग्रह स्पष्ट करने की, उस दिन हम ग्रहों का स्पष्टीकरण, अहरगन साधन आदि करते हैं। इस परंपरा को, इस विधि को हम करण गणित कहते हैं। अब बीजम एक शब्द आया है, बीज क्या है? तो केतकी ग्रह गणितम की जो विशेषता है वो यही है कि इन्होंने बीज संस्कार नाम का एक विशेष संस्कार यहां पर बताया। वो बीज संस्कार क्या है? तो पूर्व के ग्रंथों में ऐसे किसी भी संस्कार का अभाव देखते हुए विशेष रूप से चंद्रमा को स्पष्ट करने के लिए यह बीज संस्कार इन्होंने बताया। तो वो बीज संस्कार
केतकी ग्रह गणितम की विशेषता है। हाँ हाँ, अभी बोल नहीं रहा हूं मैं। चलिए, अब ग्रंथकार के परिचय पर आते हैं सीधा सा। ग्रंथकार का परिचय क्या है? केतकी ग्रह गणितम, इस ग्रंथ के रचयिता श्रीमान वेंकटेश केतकर हैं। इनका जन्म 1775 शकाब्द में हुआ। पौष मास की चतुर्दशी तिथि को भृगुवार अर्थात शुक्रवार को हुआ। 1775 ईस्वी नहीं है ये, 1775 शकाब्द है। उसकी तुलना में आज शकाब्द 1948 चल रहा है। तो 1948, 1775 से 1875, 1875 से 1900, 1900 से 1948, यानी 48 वर्ष ये, 75 से लेके 25 वर्ष वो, और बीच के 100 वर्ष वो। तो 100, 148 और 25 और जोड़ दीजिए, तो लगभग 165 वर्ष के ऊपर, 68 वर्ष के आसपास में अभी तक इनके जन्म को बीत चुके हैं। ठीक है ना। अब इत्येवं श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित महोदय ने रचितो भारतीय ज्योतिष नामक ग्रंथानुसारेण संलप्यते। ये प्रमाण कहां से मिला? तो ये शंकर बालकृष्ण दीक्षित एक हुए हैं, महाराष्ट्र के ही ज्योतिषी थे। उन्होंने एक अच्छा ग्रंथ लिखा जिसका नाम था भारतीय ज्योतिष। उस ग्रंथ का मूल लेखन मराठी भाषा में किया गया। उसका अनुवाद शिवनाथ झारखंडी के द्वारा हिंदी में किया गया, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा उस ग्रंथ को प्रकाशित किया गया है। भारतीय ज्योतिष में रुचि रखने वालों के लिए, भारतीय ज्योतिष में गति रखने वालों के लिए यह ग्रंथ बहुत उपयोगी है। यदि संभव हो तो आप लोग भी शंकर बालकृष्ण दीक्षित का भारतीय ज्योतिष ग्रंथ अवश्य खरीदें और अपने पास रखें और उसका अध्ययन करें। वो ज्योतिष शास्त्र का एनसाइक्लोपीडिया है पूरा पूरा ग्रंथ। कौन सा ऐसा क्षेत्र रहा होगा ज्योतिष शास्त्र का जिस पर शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने उल्लेख न किया हो? जितने ज्योतिषी पहले हुए हैं उन सबका स्मरण, उनके ग्रंथों का स्मरण, उनके ग्रंथों की विशेषताओं का स्मरण, अलग अलग प्रकार के जो ज्योतिष के वैविध्य, अलग अलग प्रकार के संस्कारों का वर्णन, प्रत्येक चीज को उन्होंने उस ग्रंथ में लिखा है। तो उसी को उन्होंने यहाँ प्रमाण मानते हुए लिखा है कि 1775 में इनका जन्म हुआ है। तदनुसार इनका जन्म काल 1775 1859 ईस्वी सन में हुआ, ऐसा मानना चाहिए। ईस्वी सन क्या हुआ? 1859 में, और अभी चल रहा है 2021। ठीक है ना। उसके हिसाब से जनवरी जनवरी का महीना जो है सिद्ध होता है। 1859 जनवरी मास में इनका जन्म हुआ। और जन्म कहां हुआ? तो महाराष्ट्र प्रदेशांतर्गते पुण्यदा गोदावरी तट वर्तिनो पैठण नामनी पुरे परिज्ञायते। महाराष्ट्र में एक अच्छा स्थान है, उसका नाम है पैठण। वर्तमान में भी वो अच्छा नगर है पैठण। ये गोदावरी तट के नगरों में इसकी गणना होती है। गोदावरी तट के नगरों में नासिक है, त्र्यंबकेश्वर है, पैठण है, परभणी है। ये जो जिले हैं ये सभी गोदावरी तट के ही जिले हैं। तो यही पैठण नाम के स्थान पर इनका जन्म माना गया है। तेन केतकी ग्रह गणित रचना
तदा कृता यदा ते तु बागलकोट नामक नगर स्थाधुनिक पाठशालायां प्रधानाचार्यत्वेन कार्यरता आसन। इसकी रचना उन्होंने तब की जब वे बागलकोट नाम के आधुनिक पाठशाला में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे। उस समय इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। इनका संपूर्ण अध्ययन भी महाराष्ट्र प्रदेशांतर्गते बेलगांव नगरे एवं जातम, बेलगांव नाम के स्थान पर इनका पूरा का पूरा अध्ययन हुआ। अस्य जनको भी निपुण ज्योतिषी राशि, इनके पिता भी एक अच्छे निपुण ज्योतिषी हुआ करते थे। अस्य जनको गुरुश्च एतक रोप नामक कुलोत्पन्नः गर्ग गोत्रीय सदाचार संपन्न ऋग्वेदीय ब्राह्मण। देखिए, इनके पिता और इनके गुरु वही थे जो स्वयं केतकर उपनाम के कुल में उत्पन्न हुए। इनके कुल का नाम था केतकर और गर्ग गोत्र था इनका। विवेक जी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे इस समय, ऋषि गोत्र एक हो गया है क्या विवेक जी? हाँ, गोत्रेण गार्ग्य, गर्ग ऋषि के जो है, हाँ, ये आपके ही जो है गुरु गोत्र के समान गोत्रीय हो गए हैं। तो भाई गर्ग गोत्रीय सदाचार संपन्न ऋग्वेदीय ब्राह्मण थे। और ये अनेक ग्रंथ से लेखक श्री रामकृष्ण आसीत, और उन्होंने कई ग्रंथों का लेखन किया और उनका नाम था रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण केतकर महोदयो ही कुशाग्र बुद्धि वैयाकरण चक्रवर्ती वेदांत केसरी ज्योतिर्विग्रगण्य कवित्व करणे साक्षात पुराण मुनि आसीत् सर्वं केतकी परिमल भाष्ये वेंकटेश तनयेन दत्तराज केतकर महोदयेन लिखितं वर्तते। एवं ही तो रामकृष्ण केतकर जो वेंकटेश केतकर के पिता थे, वो स्वयं भी व्याकरण शास्त्र के, वेदांत के, ज्योतिष शास्त्र के, कवित्व के और पुराण आदियों में अत्यंत निपुण थे। इन बातों का उल्लेख वेंकटेश के पुत्र दत्तराज ने अपने किसी ग्रंथ में किया हुआ है। ऐसे ही इसी प्रकार वेंकटेश केतकर भी स्वात्म कुलस्थलादि वर्णनम स्वकृतौ पाताधिकारादग्रे प्राक अहर्गण प्रकरणांते कृतवान। उन्होंने भी अपने कुल का वर्णन किया वेंकटेश केतकर ने। तो कहा, तो ग्रंथ में ही जहां पर पाताधिकार है, उस पाताधिकार के अगले वाले अध्याय में अहर्गण प्रकरण के अंत में उन्होंने अपना वर्णन स्वयं किया हुआ है। लिख रहे हैं, आसीत पैठण नामनि विस्तृतपुरे गोदा तटे सद्विजो गार्ग्य केतकरोपनाम कुलज श्रीरामकृष्ण सुधी तत्सूनुर्गण वेद संख्य व्यवसी भेन्दूरगेन्दून्मिते शाके बागलकोट पुर्य रचयत तत्केतकीं वेंकटः। पूरा परिचय दे दिया। आसीत पैठण नाम के श्रुतिपुरे। अब इसमें नीचे उन्होंने शब्दार्थ को भी स्पष्ट कर दिया है, अन्वयार्थ को लेखक ने। गोदा तटे, गोदावरी तीरे, पैठण नामनि विस्तृतपुरे प्रसिद्धे नगरे, पैठण नाम के नगर में, गार्ग्यः कुलजः गर्ग गोत्रोत्पन्नः सद्विजः सदाचार संपन्नो ब्राह्मणः केतकरोप नामः श्री कृष्ण श्री राम स्तुति। अर्थात श्री राम नाम के केतकर उपनाम के विद्वान थे। उनका श्री राम का पुत्र मैं वेंकटेश केतकर इभेन्दूरगेन्दून मिते। इभ माने 8, इंदु 1, उरग 8, इंदु 1 माने 1818, अष्टादशोत्तर अष्टदशशत उन्मिते उपरि तुल्ये शाके शकाब्द 1818 में गुण वेद 43 साल की आयु में बागलकोट नाम के स्थान पर केतकी ग्रह गणितम नाम के इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। देखिए कितना सुंदर उन्होंने अपनी बात पूरी इसमें स्पष्ट कर दी ग्रंथकार ने। वही 1818 शताब्द में
43 वर्ष की आयु में बागलकोट नाम के स्थान में केतकी ग्रह गणित नाम के इस ग्रंथ की मैं वेंकटेश केतकर रचना कर रहा हूं। क्लियर? आगे कहते हैं ग्रंथ का, कुछ कहना चाहते हैं कोई तो बताइए। हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये जो है, भारते ज्योतिष शास्त्र से प्रादुर्भावो वैदिक कालादपि प्रागेव न कोपि संदेह, परंतु भाई अब परिचय पर आते हैं। थोड़ी लेखक ने अपने हिसाब से भूमिका बनाई है ग्रंथ के परिचय की, कि भाई ज्योतिष शास्त्र जो है बहुत प्राचीन समय से भारत में आ रहा है, तो स्कंधात्मक है, ये है वो है, जो बातें प्रायः करते हैं वही सब बातें हैं। विशेष रूप से क्या है यहाँ, तो कहते हैं कि भाई कंधेस्मिन् गणितेन या ग्रहगति तंत्रा विधानात् वसौ, ऐसा व्रत संहिता में भी कहा है। ये सारी बातें करते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने ज्योतिष के भेदों के बारे में बात की है, जो हम कल कर चुके हैं, कि वही सिद्धांत किसे कहते हैं, वो सब बातें उन्होंने की। प्रथमोध्याय प्रास्ताविकाधिकार, द्वितीयोध्याय मध्यमाधिकार। अब इस ग्रंथ के जो अंदर अध्याय आदि वर्णित हैं उनकी बात कर रहे हैं। पहला अध्याय जो है वो प्रास्ताविकाधिकार है। प्रास्ताविकाधिकार मतलब भूमिका अधिकार है, कि पूरे के पूरे ग्रंथ की भूमिका को उन्होंने उसमें बांधा है। दूसरा अध्याय मध्यमाधिकार है। तो मध्यमाधिकार में क्या होता है, तो कहते हैं मध्यमाधिकार में ग्रह आदियों के विषय में उनके भोग आदि मान आदि की चर्चाएं की जाती हैं, वो है। तीसरा अध्याय जो है वो स्पष्टाधिकार है। स्पष्टाधिकार में क्या है, तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के स्पष्टीकरण की बात और जो अत्यावश्यक कुछ संस्कार होते हैं उनकी बातें की गई। चतुर्थाध्याय जो है वो पंचताराधिकार है, जिसमें 5 ग्रहों को स्पष्ट किया जाता है। हमारे ग्रहों का जो सिस्टम है आयुष, उस सिस्टम में हम 9 ग्रह मानते हैं। माइक ऑफ कर लो। सूर्य, चंद्र, राहु और केतु। तो राहु और केतु को हम छाया ग्रह के रूप में मानते हुए अलग कर दें कि भाई ये पात हैं, संपात हैं, छाया ग्रह हैं, इसलिए ये दो अलग बात हो गई। इनका नेचर अलग है। सूर्य और चंद्रमा, इन दो को हम अलग मानते हैं, इनका नेचर टोटली अलग है। और इनके अतिरिक्त जो 5 ग्रह बचते हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा से पृथक मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह जो बचते हैं, इन 5 ग्रहों को हम सीधे से ग्रह न कहते हुए तारा ग्रह कहते हैं। तारा ग्रह क्यों कहते हैं, तो तारा ग्रह कहने के पीछे का उद्देश्य यह है कि इन 5 ग्रहों को हम तारों के साथ, तारों के समान ही देख पाते हैं। इनका दर्शन जैसे प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, कि ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है तो इसका साक्षी कौन, तो बोले सूर्य और चंद्रमा। तो ये तो साक्षात साक्षी हैं। रात में आप, वही तो बता रहा हूँ, वही वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, वही बता रहा हूँ, चल रहा हूँ ना धीरे धीरे, रुकिए। तो इन 2 ग्रहों को दिन में आपने आंख उठाकर देखा तो बड़ा सा फॉक्स जो है वो जल रहा है सूर्य का, तो वो सूर्य है, बताने की आवश्यकता नहीं है, सूर्य हो गया, स्पष्ट है। रात्रि में जो सर्वाधिक प्रकाशमान दिखाई देता है वो चंद्रमा है, उसके समतुल्य अन्य कोई प्रकाशित नहीं होता। अब इन 2 के बाद क्या होता है कि इन 2 के बाद जो तीसरा कोई ग्रह है, यदि हमें देखना है कि भाई मंगल कहां, बुध कहां, तो उसको देखने के लिए हमें विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। वो विशेष प्रयत्न क्या, तो वो विशेष प्रयत्न इसलिए क्योंकि अनंत तारे हमें दिखाई दे रहे हैं, सारे एक जैसे, सब कोई एक जैसा है। उनमें हम ये कैसे भेद कर पाएंगे कि भाई ये तारा है और ये ग्रह है, ये तारा है और ये ग्रह है, हम इसका भेद नहीं कर सकते। तो इसका भेद नहीं कर पाने के कारण आचार्यों ने यह कहा कि ये जो 5 ग्रह हैं, जिन्हें हमने ग्रहों में तो माना है, लेकिन इन्हें समझने और देखने के लिए हमें जब ग्रहों का उदय, जब तारों का उदय होता है तभी इन्हें देखा जा सकता है। तो इनके दर्शन के जो लक्षण हैं वो तारों के समतुल्य होने के कारण इन्हें तारा ग्रह कहा गया।
कि जब तारों का उदय होगा तभी हम इन ग्रहों को देख सकते हैं। क्या समस्या? तो नहीं मिलता, सही बात, इसलिए खाने को कभी नहीं फेंकना चाहिए। वो गलती से चला गया था ऐसे, इसलिए आप जाओ पढ़ा लेने तो ज्यादा देरी, और गेट बंद कर जाओ। धन्यवाद। तो पंच तारा ग्रहों को जो है हम इस प्रकार से पांच तारा ग्रह मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दर्शन हम तारों के साथ ही कर सकते हैं, तारों के अतिरिक्त हम उनका दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए वे तारा ग्रह कहलाए। तो जब हम ग्रह की बात करते हैं तो ग्रह का अर्थ हो गया कि सूर्य से लेकर के और ये सातों ग्रह, और आप चाहें तो राहु केतु भी जोड़ लो, ठीक है, 9 ग्रह हो गए। लेकिन यदि हमने कहा कि तारा ग्रह, तो तारा ग्रह का जैसे ही हमने नाम लिया तो स्वाभाविक है सूर्य और चंद्रमा, इन्हें हम तारों के साथ देखने की अपेक्षा नहीं है। जब इनका उदय होता है तो ये प्रत्यक्ष सामने दिखते हैं, ये अलग हो गए स्वभाव के कारण। और राहु और केतु जो कि प्रकाश पुंज है ही नहीं, उनका नेचर, उनका स्वभाव ग्रह की तरह नहीं होने के कारण वे भी अलग हो गए, बचे यही 5 ग्रह। तो इन 5 ग्रहों को ही तारा ग्रह के नाम से संबोधित किया गया है। स्पष्ट हो गई बात? तारा ग्रह मतलब यही 5 ग्रह, मंगल से लेकर शनि पर्यंत। पात ग्रह, संपातक ग्रह कहने का मतलब है राहु और केतु। पात का मतलब क्या? तो क्रॉसिंग। पात मतलब क्रॉसिंग। तो काय की क्रॉसिंग? तो सूर्य के भ्रमण वृत्त और चंद्रमा के भ्रमण वृत्त जहां दो स्थानों पर आपस में क्रॉस होते हैं, उन क्रॉस स्थानों को हम पात कहते हैं। तो उन्हीं में एक स्थान जो है वो राहु होता है और दूसरा स्थान जो है वो केतु होता है। अब चूंकि ये पात ऐसे हैं कि इन पातों की भी गति को हमें कैलकुलेट करना होता है। इन पातों की गति को यदि हम गणना नहीं करेंगे तो हम ग्रहण का कथन नहीं कर सकते, ग्रहण के गणित को हम नहीं बता सकते। उदाहरण के लिए इसे इस प्रकार से समझें कि आपको एवरेज निकालना है कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर है। अब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई वह ट्रेन, उस ट्रेन की भी लंबाई यदि हम नापें तो उसकी लंबाई 450 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई वह ट्रेन कितनी देर में उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी? रुकना नहीं है उसे, उस प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए उस प्लेटफॉर्म को उसे क्रॉस करना है। तो 450 मीटर लंबी वह ट्रेन 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लेगी? कितनी समय पर वो प्लेटफॉर्म को टच करेगी? और वो मूवमेंट कब आएगी? जब पूरी की पूरी ट्रेन उस 500 मीटर प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बीच पॉइंट पर होगी, और कितने समय में वो उसके प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर को टच करते हुए निकल जाएगी। आप समझ रहे होंगे कि ये जो ग्रहण होता है उस ग्रहण में भी इसी प्रकार के मेथड को अप्लाई किया जाता है। तो ये तो हुई सिंपल बात कि वो 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म रखा हुआ है और उसके सामने से 450 मीटर की ट्रेन निकल गई। आपने बड़ी आसानी से उसके टाइम को कैलकुलेट करते हुए फॉर्मूला लगाया और उसके समय को उसकी गति से गुणा करते हुए और प्लेटफॉर्म की दूरी लंबाई से भाग देते हुए आपने उसका समय निकाल दिया कि भाई इतनी देर में क्रॉस करेगी। सामान्य बात होगी। लेकिन अब अगर ये कहा जाए कि वो जो 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, वो 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ट्रेन चल रही 50 किलोमीटर प्रति घंटा, वो प्लेटफॉर्म भी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उल्टा ट्रेन की तरफ चल रहा है। समझ आ रही बात? पहले सिंपल था कि प्लेटफॉर्म रुका हुआ है, ट्रेन क्रॉस कर जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन जब आपको यह कहा जाए कि वो प्लेटफॉर्म 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उल्टा पीछे की तरफ खिसक रहा है,
अब उस खिसकते हुए प्लेटफॉर्म की गति को कैलकुलेट करते हुए आपको ट्रेन के क्रॉस करने की समय की साधना करनी है। तो फिर हमारा होमवर्क बढ़ गया। अब क्या हो गया कि आपको जब ये ट्रेन दोबारा घूम करके क्रॉस करके गई और उसके बाद पिछली जो ट्रेन उसके पीछे आने वाली जो ट्रेन होगी, उस ट्रेन को अब वो प्लेटफॉर्म जो 1 घंटा प्रति किलोमीटर की रफ्तार से उल्टा खिसक रहा है, उस स्थान पर नहीं मिलेगा जहां पर उस ट्रेन को मिला था। पीछे आने वाली ट्रेन के और इस ट्रेन के बीच में अगर 5 घंटे का अंतराल है, तब तक वो 5 किलोमीटर पीछे खिसक चुका होगा। अगर 10 घंटे का अंतराल है तो वो 10 किलोमीटर पीछे खिसक चुका होगा। तो यही जो सिस्टम है वो राहु और केतु में होता है कि राहु और केतु अपनी विपरीत गति से, उल्टी गति से पीछे की ओर खिसकते हैं। सूर्य और चंद्रमा अपने भ्रमण पथ पर कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं पूर्वाभिमुखी गति से, लेकिन राहु और केतु अपनी पश्चिमाभिमुखी गति से उल्टे पीछे की तरफ खिसकते आ रहे हैं। तो इनके खिसकते रहने से, पीछे की ओर खिसकते रहने से, वो जो ग्रहण का गणित है, उस ग्रहण के गणित को साधन करने में और उस ग्रहण को समझने में हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये जो खिसकने वाली स्थितियां हैं इन दोनों की, वो प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को ग्रहण नहीं होने देती। होगा ग्रहण पूर्णिमा और अमावस्या में ही, लेकिन उस पूर्णिमा और अमावस्या में होगा जब ये दोनों पात स्थान भी वहां उन पूर्णिमा और अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा के सामने से क्रॉस होंगे, तभी होगा। अन्य पूर्णिमा और अमावस्या में ये पात स्थान वहां उस स्थान पर नहीं होते हैं, इसलिए ग्रहण नहीं होता हर पूर्णिमा और अमावस्या को। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं हो रही है? बताइए कोई। आयुष, हेलो, कोई सुन रहा है मुझे? मैं बोले जा रहा हूँ हर गंगे। हेलो, कोई बोलो। आयुष, हेलो, विवेक, हेलो। आप लोग मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं क्या? मुझे कुछ कोई बोले कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आयुष, विवेक, मुझे आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। आयुष, आप अनम्यूट तो हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। विवेक, आप बोले। आयुष, फिर से एक बार आप म्यूट करके बोले। नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। विवेक, आप सुन पा रहे हैं तो आप बोले। भावेश, आयुष, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मुझे दिख रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझ में आ रही है मेरी बात? मैं जो कहना चाह रहा हूँ अच्छे से आ रही है समझ में? ठीक है, क्लियर, ठीक ठीक, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग सुने। तो फिर जो है यही मेथड होता है किसके लिए? राहु केतु के लिए, कि वो राहु केतु जो है वे विपरीत दिशा की ओर खिसक रहे हैं। तो विपरीत दिशा की ओर खिसकते रहने से उनको हमने जो ग्रहों का नेचर होता है उस ग्रहों के नेचर से बाहर किया। सूर्य और चंद्रमा का जो बिंब है वो बिंब विशाल होने के कारण उन्हें तारा ग्रह में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्हें हम सीधा सा काउंट करते हैं। अब 5 जो ग्रह शेष बचते हैं, इन 5 ग्रहों को हम तारा ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें हम तारों के साथ ही देख पाते हैं। तो तारों के साथ देखे जाने के कारण, तारों की तरह प्रवृत्ति होने के कारण इन्हें स्पष्ट रूप से तारा ग्रह कहा गया है। तो ये जो स्पष्टाधिकार है, उस स्पष्टाधिकार में सूर्य और चंद्रमा को स्पष्ट किया गया और उसके उपरांत जो पंच तारा ग्रह स्पष्टीकरणाधिकार केतकी ग्रह गणितम का है, उसमें विशेष रूप से इन्हीं पंच तारा ग्रहों को स्पष्ट करने की बात की गई।
इसके बाद पाताधिकार आता है। तो उस पाताधिकार में विशेष रूप से राहु और केतु को स्पष्ट करने की चर्चा होती है। जब राहु और केतु को हम स्पष्ट करते हैं तो ग्रहों से उनका मेथड अलग है, क्योंकि ग्रह जो है वो पूर्वाभिमुखी सीधे सीधे चल रहे हैं। तो उनमें जो फॉर्मूला लगाना है हमें, वो सीधा सीधा चलने का फॉर्मूला लगा के हमने स्पष्ट किया। राहु और केतु को जब स्पष्ट करना है हमें, तो राहु और केतु स्पष्ट होंगे कैसे? विपरीत फॉर्मूले से, उसके अपोजिट फॉर्मूला लगाएंगे तो वो वहां स्पष्ट होंगे। जब राहु और केतु भी स्पष्ट हुए, इसके बाद फिर हम चलते हैं ग्रहणाधिकार पर। तब जाकर के उसमें हम ग्रहण की बात कर पाते हैं, ग्रहण का गणित कर पाते हैं कि भाई ये ग्रह सीधा सीधा अपना इस गति से चल रहे हैं और विपरीत गति से ये ग्रह इस प्रकार से चल रहे हैं। तब जाकर के यहाँ इस स्थान पर इनके बिंब का साधन, माने इसका पूरा का पूरा जो आकार है वो इतना बड़ा, और दूसरा ग्रह जो ढकने वाला है उसका आकार इतना बड़ा, इन दोनों की स्पीड इतनी, और इन दोनों का मेल होगा इतने अंशों पर जाकर के, वहां पर पातक ग्रह मिलेगा ये इसके साथ में हो रहा है। तो इस ग्रहण को होने में कुल मिलाकर के समय लगेगा इतना, इतने बजे आरंभ, इतने बजे मध्यकाल और इतने बजे इसका समापन होगा। तो ये पूरा का पूरा एक टेक्निक है, पूरी की पूरी एक पद्धति है केतकी, अपने आप में पूरे के पूरे इस हमारे खगोलीय सिस्टम को, ग्रहण आदि को, ग्रहों को स्पष्ट करने के तरीके को बताने की, जिसे हम केतकी ग्रह गणितम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो मुझे लगता है आज के लिए इतना रोज काफी है, आज के लिए इतना अध्ययन पर्याप्त है। और इसके बाद का जो आगे का है, जो फॉर्मूलों के माध्यम से हम पढ़ेंगे, हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए आप लोगों को समझ में आया, मुझे आश्वस्त करें। ठीक है, यहाँ बातें बैठ रही हैं, साइंटिफिकली आ रही हैं चीज समझ में। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। रिकॉर्डिंग यहाँ रहेगी, मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई चीज डाउटफुल लगेगी तो आप उस रिकॉर्डिंग को बाद में सुन सकेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो अभी क्लास को कंटिन्यू खत्म कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार।